नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में नरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो स्नेह मिला, प्यार मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास जो ली थी मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया है वो आपके अनुराज या आनाजी चौहान अपन ने पढ़ा है। उससे अपन आगे स्टार्ट करते हैं और आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो लाइक है, शेयर है, वो आप सब करते रहिए। अब अपन जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है, दो महत्वपूर्ण राजा आते हैं, एक पृथ्वीराज चौहान थर्ड आता है, एक विग्रहराज चतुर्थ आता है। तो आज अपन विग्रहराज चतुर्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझना। एक राजा बनता है अनुराज या आनाजी चौहान। अनुराज या आनाजी चौहान के बाद में जब अपन ने पढ़ा था जगदेव 1153 से लेके 58 तक था, उसमें कुछ खास है नहीं। वह चौहान वंश का प्रथम पितृंता कहलाता है। उसके बाद में एक शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ, या इसी को कहते हैं बीसलदेव चौहान। विग्रहराज चतुर्थ या इसी को कहते हैं बीसलदेव चौहान। ध्यान समझने की कोशिश करना, दोनों ही इसी के नाम है। इसका कार्यकाल जो है आपके 1158 से लेके 1163 ईस्वी तक। राजा बनता है विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान। कार्यकाल रहेगा इसका 1158 से लेके 63 ईस्वी तक। ध्यान समझने की कोशिश करना। विग्रहराज चतुर्थ जो था स्वयं कवि, विग्रहराज चतुर्थ जो था स्वयं कवि और कवियों का आश्रयदाता। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं कवि और कवियों का क्या था? आश्रयदाता। ध्यान समझना। विग्रहराज चतुर्थ जो है स्वयं क्या है? कवि है और कवियों का क्या है? आश्रयदाता। इस विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं तो इस विग्रहराज चतुर्थ को एक उपाधि है। इस विग्रहराज चतुर्थ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विग्रहराज चतुर्थ को एक उपाधि है और उस उपाधि का नाम है कवि बांधव। उस उपाधि का नाम क्या है? कवि बांधव, या इसी को कहते हैं कटिबंधु। इसी को क्या कहते हैं? कटिबंधु। रीड के अंदर पूछा गया था कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान को कवि बांधव या कटिबंधु कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं क्या था? कवि और कवियों का क्या था? आश्रयदाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आरएस में एक क्वेश्चन आया था कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये जो उपाधि है ये किस व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है? तो ये जो उपाधि प्रदान करने वाला व्यक्ति है जयनायक भट्ट। जयानक भट्ट। इस उपाधि को प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है? जयानक भट्ट। एक ग्रंथ है इनका पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी विद्वान थे। आगे जब पृथ्वीराज पढ़ेंगे वहां पे अपन इसको देखेंगे। तो जयानक भट्ट द्वारा इसको एक उपाधि प्रदान की गई है और वो उपाधि कौन सी है साहब? कवि बांधव या कटिबंधु। आगे देखते हैं दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक नाटक लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो नाटक है आपके हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक नाटक लिखा गया और उस नाटक का नाम क्या है? हरिकेली। यह जो नाटक लिखा गया है यह है नाटक है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा है और वो नाटक कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। ध्यान समझने की कोशिश करना। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं कवि है, कवियों का आश्रयदाता है। इसको एक उपाधि है कवि बांधव या कटिबंधु की। यह उपाधि इसको प्रदान की गई है जयानक भट्ट द्वारा। और यह विग्रहराज चतुर्थ एक नाटक लिखता है, उस नाटक का नाम है हरिकेली। और हरिकेली नाटक जो है वो आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे ध्यान से देखना। इस विग्रहराज चतुर्थ के दो दरबारी विद्वान, इस विग्रहराज चतुर्थ के दो दरबारी विद्वान, बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है दोनों। देखो, इसका पहला विद्वान है सोमदेव। पहला विद्वान है इसका सोमदेव। ध्यान समझना। इस सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा। इस सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज। इस सोमदेव द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम है आपके ललित विग्रहराज। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब।
सोमदेव द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी एलडीसी लगी है, इससे जस्ट जो पहली एलडीसी लगी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार, कौन से ग्रंथ के अनुसार? ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार किस राजकुमारी का प्रेम प्रसंग, वापस रिपीट करता हूं, ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार किस राजकुमारी का प्रेम प्रसंग विग्रहराज चतुर्थी बिसलदेव चौहान के साथ बताया गया है? तो ध्यान समझने की कोशिश करना। ललित विग्रहराज ग्रंथ में क्या लिखा हुआ देखते हैं। ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदे, राजकुमारी का नाम क्या है? देसलदे। इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदे का प्रेम प्रसंग, इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदे का प्रेम प्रसंग विग्रहराज चतुर्थ के साथ, किसके साथ बताया गया है? विग्रहराज चतुर्थ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदे का प्रेम प्रसंग किसके साथ बताया गया? आपके विग्रहराज चतुर्थ के साथ। ये बात कौन कहता है? ललित विग्रहराज ग्रंथ कहता है। और एलडीसी में क्वेश्चन आया भी था कि किस राजकुमारी का प्रेम प्रसंग ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार किसके साथ बताया गया है? विग्रहराज चतुर्थ के अनुसार। और उसमें देसलदे ऑप्शन में थी आपके। उसका राइट आंसर क्या है? देसलदे। ध्यान समझना। इससे क्या दूसरा दरबारी विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस दरबारी विद्वान का नाम है नरपति नाल है। उस दरबारी विद्वान का नाम क्या है? नरपति नाल है। और नरपति नालह साहब ने भी एक ग्रंथ लिखा है। नरपति नालह ने भी एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है बिसलदेव रासो। इस ग्रंथ का नाम है बिसलदेव रासो। ध्यान से समझना साहब। इस ग्रंथ में क्या लिखा हो मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान समझना। बिसलदेव रासो के अनुसार राजा परमार भोज की पुत्री, राजा परमार भोज की पुत्री, राजा परमार भोज की पुत्री राजमती, पुत्री का नाम क्या है? राजमती का प्रेम प्रसंग, का प्रेम प्रसंग विग्रहराज चतुर्थ के साथ, विग्रहराज चतुर्थ के साथ। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब एलडीसी में क्वेश्चन आया था उस टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा गया था वो किसके अनुसार पूछा गया था? ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार पूछा गया कि ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार किस राजकुमारी का प्रेम प्रसंग विग्रहराज चतुर्थ के साथ। मैं आपके क्लियर कर देता हूं, दिमाग में एक चीज ध्यान रखना। उस ऑप्शन जब दिए गए उस क्वेश्चन के, तो उनमें दोनों ऑप्शन में थी देसलदेव और राजमती। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो तो वो पूरी परफेक्ट तरीके से पढ़ो। परफेक्ट होना चाहिए काम, नाम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन में थे तो कंफ्यूजन की स्थिति थी। जो सिचुएशन ऐसी आई कि उसमें कंफ्यूजन होना लाजमी था और ज़रूरी भी था। लेकिन आपको इस चीज़ से, अगर आप इसको सही से पढ़े हुए रहते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदेव का प्रेम प्रसंग किसके साथ बताया गया है? विग्रहराज चतुर्थ के साथ। और बिसलदेव रासो के अनुसार राजा परमार भोज की पुत्री राजमती का प्रेम प्रसंग किसके साथ? विग्रहराज चतुर्थ के साथ। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, देखना। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान जो हैं आपके 1158 से लेकर 63 तक शासक रहते हैं। स्वयं क्या थे? कवि थे। कवियों के क्या थे? आश्रयदाता। अब कवि हैं, कवियों के आश्रयदाता हैं, तो इनको एक उपाधि मिली। रेट में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कवि बांधव की उपाधि से किस शासक को जाना जाता है, तो इनको एक उपाधि है कवि बांधव या कटिबंधु की। ये उपाधि किसको है? विग्रहराज चतुर्थ को। आरएस में पूछा गया था कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं जयानक भट्ट, जो पृथ्वीराज विजय के लेखक है। आगे इनको पढ़ेंगे भी अपन पृथ्वीराज के अंदर। आगे देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम है हरिकेली। और हरिकेली जो नाटक है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विग्रहराज चतुर्थ के दो दरबारी विद्वान हैं। पहले आपके सोमदेव, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज। यह जो ग्रंथ है, क्या लिखा हुआ इस ग्रंथ में? इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदेव का प्रेम प्रसंग विग्रहराज चतुर्थ के साथ बताया गया है। और इनके जो दूसरे विद्वान हैं, दरबारी विद्वान नरपति नालह,
इनका ग्रंथ है बिसलदेव रासो, और इस बिसलदेव रासो में जो बात कही गई है कि राजा परमार भोज की पुत्री राजमती का प्रेम प्रसंग किसके साथ बताया गया है, विग्रह राज चतुर्थ के साथ। आगे भी विग्रह राज चतुर्थ को देखेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका बस आगे विग्रह राज चतुर्थ के बारे में अपन जानकारी देखते हैं। तो विग्रह राज चतुर्थ की आगे बात करते हैं। तो विग्रह राज जो चतुर्थ है, इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। विग्रह राज चतुर्थ जो था निर्माता था साहब, क्या था, निर्माता। और इसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं, एक बार उन कार्यों को देखते हैं। देखो, विग्रह राज चतुर्थ पहला काम करता है, विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में बिसलसर तालाब का निर्माण करवाया। बिसलसर तालाब का निर्माण करवाया। ध्यान समझना, विग्रह राज चतुर्थ जो है अजमेर में एक तालाब का निर्माण करवाते हैं। उस तालाब का नाम क्या था, बिसलसर तालाब। इसके अलावा क्या निर्माण करवाता है विग्रह राज चतुर्थ, दूसरा निर्माण देखते हैं। विग्रह राज चतुर्थ ने एक जगह पड़ती है टोंक। विग्रह राज चतुर्थ ने टोंक में बिसलपुर गांव, टोंक में बिसलपुर गांव तथा बिसलपुर बांध, बिसलपुर गांव तथा बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बिसलपुर गांव व बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। ध्यान समझना, पहली चीज तो विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में बिसलसर तालाब का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। दूसरी चीज जब अपन देखते हैं तो विग्रह राज चतुर्थ टोंक में, देखो यहाँ पे बिसलसर है और यहाँ पे बिसलपुर है, बिसलसर बिसलपुर, बिसलसर बिसलपुर, तो टोंक में करवाता है बिसलपुर गांव और बिसलपुर बांध का निर्माण। तीसरा निर्माण देखते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ध्यान समझना, विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में एक पाठशाला बनवाई थी। उस पाठशाला का नाम क्या था, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला। ध्यान समझना, इस सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया, इसको तुड़वाया था मोहम्मद गोरी के आदेश के ऊपर। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको तुड़वाने वाला व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको तुड़वाने वाला व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गोरी के आदेश पे क्या कर दिया था, तुड़वा दिया था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ध्यान समझना, किसका निर्माण करवाता है, 2.5 दिन के झोपड़े का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया है किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह वही व्यक्ति है जो गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की क्या करी थी, स्थापना की थी। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। किसके आदेश के ऊपर, मोहम्मद गोरी के आदेश के ऊपर। 2.5 दिन के झोपड़े की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह है राजस्थान की प्रथम मस्जिद। ये क्या है, राजस्थान की क्या है साहब, प्रथम मस्जिद। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये अपूर्ण मस्जिद है, पूर्ण नहीं बनी हुई है। ये कैसी मस्जिद है,
अपूर्ण मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, लेकिन मस्जिद कैसी है? अपूर्ण मस्जिद है। यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स का मतलब होता है मेला। और किसकी याद में लगता है? तो पंजाब शाह की याद में लगता है। किसकी याद में लगता है साहब? पंजाब शाह की याद में। यह जो उर्स है किसकी याद में लगता है? पंजाब शाह की याद में लगता है। एक बार इसको वापस देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ निर्माता है। विग्रहराज चतुर्थ ने पहला निर्माण अजमेर में किसका करवाया था? बिसलसर तालाब का। इसी विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में बिसलपुर गांव और बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। इसी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत पाठशाला की क्या की थी? स्थापना की थी। इस पाठशाला को मोहम्मद गौरी के आदेश के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था? तुड़वा दिया था। और लगभग 1199 के आसपास इसने यहाँ पे एक निर्माण करवाया था, और निर्माण था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, इसी पाठशाला के जगह बनाया गया है। यह राजस्थान की क्या है? प्रथम मस्जिद है। और यह मस्जिद भी कैसी है साहब? अपूर्ण मस्जिद है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स लगता है, और वो उर्स किसकी याद में लगता है? पंजाब शाह की याद में लगता है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। एक शिलालेख आता है, एक शिलालेख आता है। उस शिलालेख की मैं बात करता हूं। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने, ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, दिल्ली में एक वंश था तोमर वंश। तोमर वंश, तोमर वंशीय राजपूत हैं दिल्ली में। तोमर, जिसको तंवर कहते हैं अभी, तोमर वंश को पराजित कर, तोमर वंश को पराजित कर अजमेर से दिल्ली तक, अजमेर से दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के काल को, विग्रहराज चतुर्थ के काल को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहानों का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सारी जानकारी है चौहानों के स्वर्णकाल की, या इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, ये एक अभिलेख से प्राप्त होती है। ये जो जानकारी है एक अभिलेख है, उस अभिलेख से प्राप्त होती है, शिवालिक अभिलेख। किससे प्राप्त होती है? शिवालिक अभिलेख। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, शिवालिक अभिलेख ये बात कहता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में क्या किया? तोमर वंश को पराजित किया और अपने साम्राज्य का क्या किया था? अत्यधिक विस्तार किया था। इसलिए इसके काल को क्या कहते हैं? चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। इस बात की जानकारी शिवालिक अभिलेख से मिलती है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसको चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, अपन ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अभी जानकारी प्राप्त की, और विग्रहराज चतुर्थ अपन ने पढ़ लिया है। विग्रहराज चतुर्थ इंपॉर्टेंट है। चौहानों का स्वर्णकाल एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा हुआ रहता है, और वो जब चौहानों का स्वर्णकाल पूछता है तो पृथ्वीराज के टिक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो चौहानों का स्वर्णकाल जो है वो किसका काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान का काल कहलाता है, क्योंकि इसने दिल्ली तक अपने साम्राज्य को क्या कर दिया था? विस्तृत कर दिया था, विस्तार किया था। इस वजह से इसके काल को क्या कहते हैं? चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके आगे का परिदृश्य अपन अब देखते हैं, क्या आगे होता है, कौन राजा बनता है, कैसे राजा बनेगा, वो अपन इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ का मैंने आपको कार्यकाल बताया था 1158 से लेके 1163 ईस्वी तक। देखो दोस्तों, ध्यान समझना, इस विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं तो इसका एक पुत्र है, इसका एक पुत्र है,
उस पुत्र का नाम है अपर गांगे। उस पुत्र का नाम क्या है? अपर गांगे। ध्यान समझना, 1158 से लेकर 63 तक विग्रहराज चतुर्थ शासक रहेगा। इसके पुत्र का नाम है आपके अपर गांगे, और इस अपर गांगे का एक पुत्र है, इस अपर गांगे का एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है पृथ्वीराज सेकंड। उस पुत्र का नाम क्या है? पृथ्वीराज सेकंड। ध्यान समझना दोस्तों, इस पृथ्वीराज सेकंड ने अपने पिता की क्या कर दी साहब? हत्या कर दी। इस पृथ्वीराज सेकंड ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ये हो गया चौहान वंश का सेकंड पितृहंता। ये क्या हो गया? चौहान वंश का सेकंड पितृहंता। अपर गांगे का पुत्र है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड ने अपने पिता की हत्या कर दी है, इसलिए ये क्या हो गया? चौहान वंश का सेकंड पितृहंता। ध्यान से समझना, अपर गांगे और पृथ्वीराज सेकंड का कोई स्पेसिफिक कार्यक्रम नहीं है, इनका कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगता है, जो बातें समझ में आती है इतिहास की, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि इन दोनों का कार्यकाल 1163 से लेकर 1168 ईस्वी तक रहा होगा। इन दोनों का कार्यकाल कब से कब तक रहा होगा? 1163 से लेकर 68 तक। हो सकता है 1163 से 66 तक ये रहा हो, या 66 से 68 तक ये रहा हो, कैसे भी मिक्सअप कार्यकाल है, दोनों का ध्यान रखना है। अपर गांगे और पृथ्वीराज सेकंड कब तक रहते हैं? 1163 से लेके 68 ईस्वी तक। ध्यान समझना दोस्तों, इस पृथ्वीराज सेकंड की बात करते हैं, यह है गलत कार्य करता भी। इसने क्या की? अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। गलत कार्य किया था, इसलिए ये स्वयं रहता है निसंतान। यह स्वयं भी क्या रहता है? निसंतान रहता है। एक बार यहां तक वापस रिपीट करता हूं, ध्यान समझना। विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल 1158 से लेकर 63 ईस्वी तक। इनके पुत्र होते हैं अपर गांगे। अपर गांगे का पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। जब ये अपने पिता की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, तो ये हो गया चौहान वंश का सेकंड पितृहंता। जब ये चौहान वंश का सेकंड पितृहंता होता है, तो इन दोनों का कंबाइंड कार्यकाल मैंने आपको बताया 1163 से लेके 68 ईस्वी तक है। अब पृथ्वीराज सेकंड अपने पिता की हत्या करता है, तो ये क्या करता है? गलत कार्य करता है। और जब गलत कार्य करता है, तो ये स्वयं क्या रहता है? निसंतान रहता है। इसलिए सीधा ही अगला शासक कौन बनता है? सोमेश्वर बनता है। अगला शासक कौन बनेगा साहब? सोमेश्वर चौहान। अगला शासक कौन बनेगा? सोमेश्वर चौहान। ध्यान समझना, सोमेश्वर चौहान जो है आपके, इसका कार्यकाल रहता है 1168 से लेके 77 ईस्वी तक। सोमेश्वर चौहान जो राजा बनता है, वो कब से कब तक रहेगा? 1168 से लेके 77 ईस्वी तक राजा रहता है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वीराज सेकंड निसंतान रहा, पृथ्वीराज सेकंड निसंतान रहा, तो ये सोमेश्वर चौहान कहां से आ गया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सोमेश्वर चौहान कोई और नहीं है, यह आना जी का सबसे छोटा पुत्र है। आना जी का सबसे छोटा पुत्र। आना जी का क्या है? ये सबसे छोटा पुत्र है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आना जी, थोड़े 1-2 दिन पहले अपन ने आना जी पढ़ा था, तो उस टाइम पे अपन ने देखा था कि आनाजी, अनुराज या आनाजी चौहान पढ़ा। उसी अनुराज या आनाजी चौहान के सबसे छोटे पुत्र कौन है? सोमेश्वर चौहान। और ये राज करते हैं 1168 से लेकर 77 ईस्वी तक। अब अपन ये सोच रहे होंगे कि अपनी इतनी रामायण पढ़ी क्यों? इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि अपने को उस राजा तक पहुंचना है जो चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, और उस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ध्यान से समझना, यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड इसी सोमेश्वर चौहान का क्या है? पुत्र है। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड के क्या है? आपके पिता है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड किसके पिता हैं? आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता कौन है? सोमेश्वर चौहान। अब देखो, यह सबसे महत्वपूर्ण शासक है, और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। 110% इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है, वो बनी रहती है। इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। किसी ना किसी एग्जाम में इसकी हर लाइन जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आई हुई है। अब पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म कब हुआ है? 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। जन्म कहाँ पे हुआ? अहिल्या पाटन, गुजरात। इसका जन्म कहाँ पे होता है? अहिल्या पाटन, गुजरात। अहिल्या पाटन पड़ता है आपके गुजरात में। देखो,
देखो दोस्तों, आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म मैंने आपको बता दिया 1166 ईस्वी में हुआ है। आपको यह भी तो पूछ सकता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म किस विक्रम संवत में हुआ। तो मैंने आपको बहुत आसानी से बताया था कि जब भी विक्रम संवत पूछे तो आप क्या कर दोगे, 57 के अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, सबसे फर्स्ट वीडियो टाइम डिवीजन का, उसमें मैंने आपको काल विभाजन के बारे में बताया था कि कैसे काल विभाजन, कैसे विक्रम संवत शक संवत के अंदर आप कन्वर्ट करते हो। तो ये एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म का विक्रम संवत क्या है। तो जब भी विक्रम संवत पूछेगा, सन से विक्रम संवत पूछता, तो मैंने आपको बताया था उसमें आप क्या कर दोगे, 57 ऐड कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, विक्रम संवत आ जाएगा। आगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना। मात्र 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में शासक बना, 11 वर्ष की आयु में शासक बना। ध्यान समझना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का कार्यकाल रहेगा 1177 से लेके 92 ईस्वी। तो आपको पता है कि 1168 के अंदर ये क्या करता है, जन्म लेता है, और 1166 से 77 में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो मात्र कितने वर्ष की आयु में शासक बना, 11 वर्ष की आयु में शासक बना। और जब 11 वर्ष की आयु में शासक बना तो इस टाइम पे क्या है, ये बच्चा है, और बच्चा है तो इसकी संरक्षिका रहेगी, और इसकी संरक्षिका कौन थी, इसकी माँ थी, और इसकी माँ का नाम है कर्पूरी देवी। इसकी संरक्षिका इसकी माता है, और माता का नाम है कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की संरक्षिका इसकी माता बनती है, और माता का नाम क्या है साहब, कर्पूरी देवी। आगे पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रधानमंत्री, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम है कदम्बास। प्रधानमंत्री का नाम है कदम्बास या केमास। ध्यान से समझना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अभी वर्तमान में जो जेल वार्डन लगी थी कुछ टाइम पहले, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये कदम्बास या केमास प्रधानमंत्री सोमेश्वर चौहान का भी रहा है। प्रधानमंत्री किसका रहा है, सोमेश्वर चौहान का भी रहा है। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में कौन रहता है, आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही रहता है। देखो दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे। जब भी कदम्बास पूछेगा कि कदम्बास किसका प्रधानमंत्री था, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड या सोमेश्वर चौहान नहीं रहेगा। अगर ऐसा फिर भी रहता है तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही होगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रधानमंत्री का नाम था कदम्बास या केमास। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सेनापति, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सेनापति का नाम है भुवनमल। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सेनापति का नाम क्या है, भुवनमल। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड का घोड़ा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का घोड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। इसके अलावा बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को 2 उपाधियां हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कितनी उपाधियां हैं, 2 उपाधियां हैं। 2 उपाधियां प्राप्त है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पहली इसको उपाधि मिली हुई है दलपुंगल, पहली इसको उपाधि मिली हुई है दलपुंगल। दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता, दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। और इसको दूसरी जो उपाधि मिली हुई है वो उपाधि है राय पिथौरा। दूसरी जो उपाधि मिली हुई है उस उपाधि का नाम क्या है, राय पिथौरा। ध्यान समझना, राय पिथौरा का मतलब होता है जो व्यक्ति कम उम्र में शासक बनता है उसको क्या बोलते हैं, राय पिथौरा बोलते हैं। और दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। देखो दलपुंगल से मिलता जुलता एक वर्ड आता है और उस वर्ड को कहते हैं दलथंबन, उस वर्ड को कहते हैं दलथंबन। देखो दलथंबन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, समूह को रोक कर रखने वाला, समूह को रोक कर रखने वाला एक उपाधि है दलथंबन की। और उसका मतलब क्या होता है, समूह को रोक कर रखने वाला। मतलब क्या होता है कि मैं युद्ध जीत तो नहीं सकता, मैं युद्ध जीत तो नहीं सकता, लेकिन सेना को रोके हुए रख सकता हूं, सेना को रोके हुए रख सकता हूं। और ध्यान रखना ये दलथंबन की उपाधि किसको है, दलथंबन की उपाधि किसको है, तो एक मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा गज सिंह को ये उपाधि प्राप्त है। मारवाड़ के राजा गज सिंह को ये उपाधि है प्राप्त है। और ये उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। ये उपाधि इसको प्रदान किसने की थी, जहांगीर ने ये उपाधि इसको क्या कर दी थी, प्रदान कर दी थी। तो दलथंबन से मिलती जुलती एक उपाधि है।
दलपुंगल से मिलती जुलती एक उपाधि है, उस उपाधि को कहते हैं दलथम्बन। और दलथम्बन की जो उपाधि है इसका मतलब होता है समूह को रोक कर रखने वाला। और यह उपाधि जो है मारवाड़ के राजा गज सिंह को है और प्रदान करी थी किसने? जहांगीर ने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपके आसान रहे समझने में। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो दोस्तों, अपन ने जो विग्रह राज चतुर्थ आज पढ़ा है उसको मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं और ध्यान से समझना। देखो, विग्रह राज चतुर्थ की बात करते हैं, इसका कार्यकाल जो है 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक रहता है। विग्रह राज चतुर्थ बोल दूं या बिसलदेव चौहान बोल दूं, एक ही बात है। विग्रह राज चतुर्थ का जो बात करते हैं, स्वयं क्या था? ये कवि था और कवियों का क्या था? ये आश्रयदाता था। कवियों का आश्रयदाता होने के कारण इसको एक उपाधि प्रदान की गई थी। उस उपाधि का नाम है कवि बांधव, या कवि बांधव होता था कवियों का बंधु, सखा, मित्र और कटिबंधु। यह उपाधि इसको प्रदान करने वाला व्यक्ति था जयानक भट्ट। इसके अलावा बात करते हैं तो इसने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम है हरिकेली। किस नाम से नाटक लिखा? हरिकेली नाम से नाटक लिखा। और कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। फिर मैंने आपको बताया इसके दो दरबारी विद्वान थे। पहला आपके ललित विग्रह राज के लेखक, ललित विग्रह राज के लेखक कौन थे? सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज लिखा था। और ललित विग्रह राज के अनुसार इंद्रपुर की राजकुमारी देसल दे का प्रेम प्रसंग विग्रह राज चतुर्थ के साथ बताया गया है। जबकि दूसरा जो दरबारी विद्वान था, इनका नरपति नालह था। और नरपति नालह का एक ग्रंथ है बिसलदेव रासो। और उस बिसलदेव रासो के अनुसार राजा परमार भोज की पुत्री राजमती का प्रेम प्रसंग किसके साथ बताया गया है? आपके विग्रह राज चतुर्थ के साथ। इसके अलावा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अपन ने क्या देखा? विग्रह राज चतुर्थ की जो निर्माण कार्य है वो देखे। तो देखो, विग्रह राज चतुर्थ ने जो आपके अजमेर में है, अजमेर में एक तालाब बनवाया था, बिसलसरे तालाब। दूसरा निर्माण कार्य विग्रह राज चतुर्थ ने टोंक में करवाया था। और टोंक में क्या बनवाया? बिसलपुर गांव और बिसलपुर बांध। और इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ ने जो तीसरा निर्माण कार्य करवाया, अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। और उस निर्माण कार्य करवाने के बाद में उस सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया गया था। तुड़वाया किसके द्वारा गया था? मोहम्मद गौरी के आदेश पे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और उसी पाठशाला के स्थान पे निर्माण करवाया गया अढ़ाई दिन के झोपड़े का। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान की क्या कहलाता है? प्रथम मस्जिद कहलाता है, अपूर्ण मस्जिद है। वहीं पे 2.5 दिन का उर्स लगता है, मेला लगता है। और पंजाब साकी याद में ये मेला लगता है। दोस्तों, इसके बाद में अपन ने देखा कि विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली में एक वंश था तोमर वंश, जिसको वर्तमान में तंवर वंशीय राजपूत कहते हैं, उनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और अपने साम्राज्य का दिल्ली तक विस्तार किया। अजमेर से लेकर दिल्ली तक विस्तार करता है। इसलिए विग्रह राज चतुर्थ के काल को क्या कहा गया? चौहानों का स्वर्ण काल। किस शिलालेख के अनुसार इस बात की जानकारी मिलती है? तो शिवालिक अभिलेख या शिवालिक शिलालेख के अनुसार इस बात की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। विग्रह राज चतुर्थ के बाद में अपन ने स्टार्ट किया था कि विग्रह राज चतुर्थ का बात करते हैं तो इनके पुत्र हैं अपर गांगेय। अपर गांगेय का एक पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड। और पृथ्वीराज सेकंड ने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसलिए ये हो गया चौहान वंश का सेकंड पितरन था। और इनका कंबाइंड कार्यकाल मैंने आपको बताया 1163 से लेके 68 तक है। मैंने आपको बताया पृथ्वीराज सेकंड ने गलत काम किया, इसलिए स्वयं निसंतान रहा। इसलिए अगला शासक जो बनता है वो सोमेश्वर चौहान बनता है 1168 से लेके 77 ईस्वी तक। और सोमेश्वर चौहान जो थे आपके अनुराज या आनाजी के क्या थे? सबसे छोटे पुत्र। इसके बाद मैंने बताया इन्हीं के पुत्र का नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो इतिहास प्रसिद्ध विजेता कहलाता है, इंपोर्टेंट शासक कहलाता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सबसे पहले कार्यकाल की बात करते हैं तो 1177 से लेकर 92 तक इसका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जन्म देखते हैं। जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। कहां पे होता है? अहिल पाटन गुजरात में होता है। मात्र कितने वर्ष की आयु में शासक बना? 11 वर्ष की आयु में। इसकी संरक्षिका कौन थी? इसकी मां कपूरी देवी। तो इसके पिता सोमेश्वर चौहान है और माता कपूरी देवी है। इसके प्रधानमंत्री का नाम कदमवास या केमास है। इसके सेनापति का नाम क्या है? भुवनमल है। इसके घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा है। उसको कितनी उपाधियां हैं? 2 उपाधियां हैं। पहली दलपुंगल, दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। और दूसरी है राय पिथौरा, राय पिथौरा का मतलब होता है जो कम उम्र में शासक बनता है उसे कहते हैं। इसके बाद मैंने इसी से रिलेटेड एक उपाधि और बताई जो है दलथम्बन। और दलथम्बन का मतलब क्या होता है? समूह को रोक कर रखने वाला। और
दलतम्बन की बात करें तो ये उपाधि है कि इसको मारवाड़ के राजा गज सिंह को, इसका मतलब होता है इसको प्रदान करने वाला व्यक्ति था जहांगीर। दोस्तों ये आज का टॉपिक था विग्रह राज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान थर्ड मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।